नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की लोकसभा सीट कन्याकुमारी के उपचुनाव की। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा ये तो हमने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया है, पर अगर आपने अभी तक तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो की लिंक डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के साथ ही कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्याकुमारी की सीट कांग्रेस ने जीती थी, पर कांग्रेस के सांसद एच वसंत कुमार की पिछले वर्ष 28 अगस्त को कोरोना संक्रमण की वजह से निधन से यह सीट खाली हो गई थी, जिसपे अब उपचुनाव 6 अप्रैल को होने जा रहा है। जहां बीजेपी ने एक बार फिर पॉन राधाकृष्णन पर भरोसा जताया है, वहीं कांग्रेस ने एच वसंत कुमार के बेटे विजय वसंत को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो आइए जानते हैं कि अब पॉन राधाकृष्णन कन्याकुमारी में बीजेपी को जीत दिला पाएंगे या नहीं। कन्याकुमारी लोकसभा के चुनावी इतिहास को देखें तो 2009 के चुनाव में यहां से डीएमके के कैंडिडेट ने बीजेपी के पॉन राधाकृष्णन को लगभग 65,000 वोटों के अंतर से हराया था। डीएमके को लगभग 41.7% वोट मिले थे, तो वहीं बीजेपी को मात्र 33.2% वोट। उसके बाद 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट पॉन राधाकृष्णन ने इस सीट से जीत हासिल की। पॉन राधाकृष्णन ने कांग्रेस के एच वसंत कुमार को लगभग 1,28,000 वोटों के अंतर से हराया था। इस चुनाव में ये डीएमके तीसरे नंबर पर रही और उसको कैंडिडेट को 17.79% वोट मिले, वहीं डीएमके के कैंडिडेट को 11.9% वोट मिले और वो चौथे स्थान पर रहे थे। फिर आया 2019 का लोकसभा चुनाव। इस बार डीएमके और बीजेपी के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ और पॉन राधाकृष्णन को यहां से उम्मीदवार बनाया गया। वहीं कांग्रेस और डीएमके ने भी गठबंधन किया और कांग्रेस के एच वसंत कुमार फिर से चुनावी मैदान में उतरे। 2014 में बीजेपी को 37.64% वोट मिले थे और डीएमके को 17.79% वोट मिले। इन दोनों पार्टियों को कुल 55.43% वोट मिले थे। इस अंक गणित के हिसाब से बीजेपी के पॉन राधाकृष्णन को आसानी से 2019 का चुनाव जीत जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं और कांग्रेस के एच वसंत कुमार ने पॉन राधाकृष्णन को हरा दिया। कांग्रेस को यहां से 59.83% वोट मिले, जबकि बीजेपी को मात्र 35.04% ही वोट मिले। इसका मतलब यही हुआ कि बीजेपी को कमोवेश उतने ही वोट मिले जो कि उसे 2014 के लोकसभा चुनावों में मिले थे और डीएमके का वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ और उल्टा जो वोट डीएमके को 2014 में मिला था वो सब कांग्रेस खाते में चला गया। अब ऐसा क्यों हुआ ये हमें पता चलेगा कन्याकुमारी की डेमोग्राफी को समझने के बाद। 2011 की जनगणना के हिसाब से कन्याकुमारी की 48.6% पॉपुलेशन हिंदू है, 46.9% क्रिश्चियन और 4.2% मुस्लिम पॉपुलेशन है। यहाँ क्रिश्चियन और मुस्लिम पॉपुलेशन का आंकड़ा 51.2% होता है। 2014 के लोकसभा चुनावों में डीएमके ने यहाँ से एक क्रिश्चियन उम्मीदवार को उतारा था और इस वजह से क्रिश्चियन वोटों में बंटवारा हुआ था, पर 2019 में सिर्फ 2 ही बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, इसलिए क्रिश्चियन और मुस्लिमों ने एक तरफा कांग्रेस को ही वोट किया। पिछले 3 चुनावों में बीजेपी को एवरेज 35% वोट मिले हैं, इसलिए मान के चल सकते हैं कि इस उपचुनाव में भी बीजेपी को कम से कम 35% वोट तो मिलेंगे ही। पर चूंकि ये 2 वे फाइट है, इसलिए बीजेपी को यहाँ कम से कम 45 से 46% वोट हासिल करने होंगे अगर यहाँ से उसे जीत हासिल करनी है। तो इसका मतलब है कि बीजेपी को 10 से 11% एक्स्ट्रा वोट्स चाहिए, जो कि थोड़ा मुश्किल दिखता है। इसलिए अभी की ग्राउंड रिपोर्ट्स के हिसाब से कांग्रेस को उम्मीदवार बीजेपी से चुनावी रेस में थोड़े आगे दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है इस उपचुनाव में भी कांग्रेस जीत हासिल कर ले। हालांकि कन्याकुमारी तमिलनाडु की उन कुछ क्षेत्रों में से एक है जहां बीजेपी मजबूत मानी जाती है और एक बात यह भी है कि अगर पॉन राधाकृष्णन यहां से चुनाव जीत जाते हैं तो 2014 की तरह वो एक बार फिर केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसलिए कुछ मतदाताओं की सोच ये है कि अगर हम बीजेपी को वोट देते हैं तो हमें सिर्फ एक सांसद नहीं मिलेगा बल्कि एक केंद्रीय मंत्री मिलेगा। इससे कन्याकुमारी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाने में आसानी होगी और ये बात पॉन राधाकृष्णन के पक्ष में जा रही है। खैर, अंत में जीत बीजेपी की होगी या कांग्रेस की, ये तो कन्याकुमारी की जनता 6 अप्रैल को बता देगी, पर रिजल्ट के लिए हमें 2 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।